Good morning, friends, and welcome to the Vijit Tushar Talk Show. And with me, I have the great motivational speaker, Tarun Banda. And today, we are going to talk about the problems faced by teenagers. So, तरुण जी, आपको क्या लगता है कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, इनमें कौन से प्रॉब्लम्स आपको ज्यादातर नजर आ रहे हैं? हाँ, इसमें सबसे बड़ी मैडम प्रॉब्लम जो हमें दिखी है वो उनको क्लैरिटी की प्रॉब्लम दिखी है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है बच्चों को, पेरेंट्स को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हर पेरेंट बराबर, यू हैव हिट द नेल परफेक्टली। एंड आपने बराबर कहा कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। यस मैम, तो वो क्लैरिटी की कमी के कारण वो उनकी हिडन पोटेंशियल अगर हम थेरेपी देके भी बाहर निकाल लें वो इतना रिजल्ट नहीं लेके आ पाएगी जितना अगर उन्हें क्लियर पिक्चर उनके ब्रेन में हो, उन्होंने क्या टास्क करना है जो इफेक्टिव रिजल्ट लेके दे उन्हें। हम जब थेरेपी करते हैं बच्चों के साथ में, वी हैव अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी काम आता है, राइट? तो हम जब ये थेरेपी शुरू करते हैं, हमको पता चलता है कि ये जो कंफ्यूजन है इनके दिमाग में, इसको हमको पहले निकालना है। तो हमारी जो थेरेपी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हम पहले उनको सब जो चीज एज इट इज है, मतलब जो रियलिटी है, उसको हम उसका एक पिक्चर उनसे बनवाते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे हूं, फिर उनसे हम इनपुट्स लेके उनको बता रहे हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपका कंफ्यूजन है। और फिर उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है। तो उस टूल्स को यूज करके थेरेपी में ही उनको क्लैरिटी मिल जाती है। सो हम उनको सिर्फ असिस्ट करते हैं कि वो अपने फोकस को जरा अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में डाल के कहाँ पे गैप है, कहाँ क्या फिल करना है, कहाँ पे जो कमी है, उस कमी को हम भरें। तो आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक लड़का आया है मेरे पास में जिसको ये पता नहीं है कि वो क्यों जिंदा है। और ये प्रश्न का अगर हम रूट देखेंगे तो वो रूट यहाँ पे था कि उनको एक फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन है कि लोग पास आते हैं, शादी होता है, बच्चा होता है, पर ये क्यों होता है ये उसको पता नहीं है। क्योंकि अगर ये सही है तो वो बाहर सोसाइटी में देख रहा है कि वहां पे बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, लोग अलग हो रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये प्रश्न है तो पास आते ही क्यों है, बच्चा पैदा ही क्यों करते हैं। तो इसमें मैम ये हमारे जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों की कैरियर गाइडेंस की, इससे पहले बच्चों को ये जानना भी जरूरी है पर्पज ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं। जो आप बता रहे एग्जैक्टली। तो उसको पता ही नहीं, बोलता मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे क्या करना है आगे, मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने कोई काम किया नहीं है, अगर मैंने जो भी काम किया वो मेरे पेरेंट्स के बदौलत किया है, मेरा तो उसमें कुछ है नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, वो एक्शन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, अपने एक्शन की खुद की, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने एक्शन का जो अचीवमेंट मिला है उसकी वाहवाही खुद लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको जताया गया है कि आप जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं हमारे बदौलत कर रहे हैं। सो जब भी पेरेंट्स होते हैं, हाई सोसाइटी के पेरेंट्स होते हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उन बच्चों को ऐसे लगता है कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा जो भी वजूद है हमारे पेरेंट्स की वजह से है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज होता है उनके लिए, ये जानना कि मेरी कोई वजूद है या नहीं। ये मैम ये ना कंडीशनिंग की हुई है, जो सोसाइटी ने कंडीशनिंग कर रखी है। जैसे हमारे स्टीव जॉब्स हैं, ग्रेट एप्पल के फाउंडर, आप जानती हो। हाँ। तो उन्होंने एक कोट में लिखा था भी बच्चा अगर गरीब पैदा होता है तो उसकी गलती नहीं है, अगर गरीब मरता है तो उसकी ही गलती है। तो मतलब कंडीशनिंग ये गलत कर रखी है। अगर रिसोर्स नहीं है उसके पास, रिसोर्सफुलनेस है, रिसोर्सों को मुहैया कराने की कैपेसिटी है, ताकत है, वो चाहे तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। लर्निंग वो हमारी जैसे टॉक शो के थ्रू भी ले सकता है। तो लर्निंग की कैपेसिटी असीम है, उसको दिशा की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, जो आप जैसे एक्सपर्ट ही दिखा सकते हैं उन्हें। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक और बात पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि
देखो ये इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनको जैसे बड़ा किया वैसे वो अपने बच्चों को पेरेंटिंग कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि उस टाइम का जमाना अलग था और अब का जमाना अलग है। अब के जो बच्चे हैं बहुत ही इनसेक्योर है, कंफ्यूज्ड है और अपने इमोशंस में ओवरवेल्म्ड है, तो उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ हमने की है, उनको एक एक पर्टिकुलर लिमिट है ना, वो क्रॉस कर जाते हैं जहां पे बच्चों को अपना अचीवमेंट, अपना कहने का हक नहीं मिलता। जैसे कि कोई पेरेंट ने अपने बच्चे को कोई लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग क्लास में भेजा, तो अगर वो वहां पे निपुण बना तो वो कहेंगे देख मैंने तुझे वहां पे भेजा इसीलिए तू वो सीख गया है। तो वो बच्चे को लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी है मेरे पेरेंट्स ने किया, मतलब मुझ में कोई कमी है, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। तो अगर वो आगे जाके कुछ डिसीजंस लेनी है, यहाँ तक कि वो ये बात को अपने पेरेंट्स तक भी नहीं पहुंचा सकता। वो अप्रिशिएट करना चाहिए पेरेंट्स को, अगर उसने एनर्जी और वो डिसिप्लिन दिखाया है, चाहे वो कोर्स खुद से कर रहा है, पेशेंस रखा है उसने, डिसिप्लिन दिखाया है, तो वो अचीवमेंट को अप्रिशिएट पेरेंट्स ने करना चाहिए। अप्रिशिएट करके वो उसका अचीवमेंट जैसा बताना है, हाँ वो गलत है कहीं ना कहीं। हाँ तो गलत मतलब पेरेंट्स सोच नहीं रहे कि वो गलत है। हाँ। उनको लगता है बच्चे तो समझ रहे हैं कि हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर बच्चों को उस फॉर्म में चाहिए कि ये तेरा अचीवमेंट है, तूने बहुत अच्छा किया। पर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, देखो मैंने तुम्हें वहां भेजा ना इसीलिए तो इतना अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं मोटिवेट कर पा रहे हैं ये बातें, पर वो सोचते हैं कि वो मोटिवेट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये बनाना चाहिए कि एवरी विन नीड नॉट बी योर विन, इट इज योर चाइल्ड्स विन, सो अप्रिशिएट द चाइल्ड फॉर द एफर्ट्स दैट ही हैज पुट। हाँ आपने पैसे दी, आपने उसको ट्रेनिंग करवाया, पर उस ट्रेनिंग में से जो सीख लेनी थी वो उसने लिया, तो उसको कम से कम ये तो फील होने दो कि उसमें कोई काबिलियत है, कि अगर कोई सजा सजाया स्टेज दिया तो स्टेज में कम से कम उसने परफॉर्म तो किया। तो वो परफॉर्म करना भी एक बड़ी बात है, राइट। तो उनको वो जो फीलिंग मिलनी चाहिए कि मैं कुछ हूं, आई थिंक पेरेंट्स को वहां पे काम करना है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी होता है कि व्हेन यू आर हाईली एस्टैब्लिश्ड there is a sort of expectation कि भाई इनका बेटा है तो इनको ये लेवल पे होना चाहिए। जैसे अभिषेक से एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एक स्टैंडर्ड अपने लिए बना दिया है, तो जरूरी नहीं है कि अभिषेक बच्चन वहां तक पहुंचे, बट अभिषेक बच्चन में भी काबिलियत है। इसमें रिस्पेक्ट मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, वो अभिषेक बच्चन की जो बात है उसके पेरेंट्स से एक डोमेन निश फिक्स थी जिसमें उनका टैलेंट भगवान की दया से खुद ही था, जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हाँ। वो बिल्ड था, वो उनकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी के जहां उनकी स्ट्रेंथ थी वहां सेवा दे रहे थे अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन में मे भी कोई और टैलेंट बड़ा हो जो कभी पर्दे पर आ ही ना पा रहा हो, तो वो कंडीशनिंग गलत है ना। वो भी एक्टर है तो वो भी एक्टर ही बनेंगे, कंडीशनिंग गलत है। डॉक्टर कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, कंडीशनिंग गलत है। वो बीडीएस डॉक्टर है, अभी मैं नाम नहीं जान पा रहा, वो एक फेमस एक्टर है, वो बीडीएस डॉक्टर है। वो शो में भी आए थे, उनके पेरेंट्स भी बैठे थे, प्रेशराइज कर रहे थे उन्हें, मतलब कहीं ना कहीं आप भी डॉक्टर ही बने। तो ऐसी कंडीशनिंग गलत है। हाँ। मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 तरह के इंटेलिजेंसीज हैं, जैसे हम बात 8 नहीं 9 तरह के 9 तरह की इंटेलिजेंसीज हैं मेजर, जो हम जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, किसमें लॉजिकल ब्रेन अच्छा है, मैथमेटिक्स में, तो हर बच्चे का भगवान ने फिट कर रखा है भी, इसमें इसकी पीक स्ट्रेंथ है, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण अगर हम उसी दिशा में उसे आगे बढ़ाएं तो वो एक्स्ट्रा अचीवमेंट ले सकता है। करेक्ट। तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए जिनको मैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट करती हूँ, वहां पे मल्टीपल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द टेस्ट। तो एक बच्ची आई थी जिसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था, और तो हमने उसको गाइडेंस दी कि भाई आप उसका कोर्स करो तो उसमें उसको फायदा होगा। तो पेरेंट्स बोलते ठीक है ये सब तो टाइम पास की बात है, पर उनको कम से कम रेलवे में होना चाहिए या उनको कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बिकॉज वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है और उनको बहुत सक्सेस मिला है।
तो पेरेंट्स ये नहीं समझते कि आपको अगर सक्सेस मिला है, आपके बच्चे को भी वो सक्सेस मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का जो कोर स्ट्रेंथ है वो आप शायद आपसे अलग है। तो वो जो अलग है उसको हमको फोकस करके वो जिसमें अच्छी होगी, जिसमें उसका दिल लगेगा, जिसमें उसको मजा आएगा, उस चीज में अगर वो काम करेगी तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। वो यही तो बात नहीं मैम समझ पा रहे हैं, वो पैशन को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो एक सिक्योरिटी जोन, कंफर्ट जोन देख रहे हैं उस गवर्नमेंट जॉब को, और कुछ नहीं है वहां। वहां भी माइंड पे प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं एक ऑफिसर ने एक वार्निंग लेटर निकाल दिया, टेंशन बढ़ जाएगी उनकी। तो वो इनसिक्योरिटी में है, वो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को। अगर पैशन पे बंदा काम कर रहा है, सोसाइटी की वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वो डेड श्योर है, वो सिक्योर भी है और बढ़िया लाइफ जी रहा है, वो सक्सेसफुल है। बैलेंस और सक्सेसफुल लाइफ में वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। राइट। सो मुझे लगता है पेरेंट्स को ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और उनको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे आपके डुप्लीकेट्स नहीं है। Sure. आपके बच्चों में आपके गुण जरूर होंगे, पर उनके खुद के भी गुण हैं। तो आप अपना डिजायर्स और अपना ड्रीम्स को फुलफिल करने के आड़ में अपने बच्चों को सैक्रिफाइस ना करें। उनकी काबिलियत किसमें है, उनको जिसमें रुचि है, उस चीज में आप उनको प्रोत्साहन दें। तो हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स ने एक माइंडसेट बना के रखा है ना, इससे थोड़ी ना कमाना होगा। जैसे किसी को लिखने की आदत है, जिसको लिखने में मजा आता है, बोलते इससे आप क्या कमाओगे, कुछ तो पैसे होने चाहिए। नहीं, अभी तो ओपन सोर्स है ब्लॉगिंग का। पहले हमारे राइटरों को धक्के खाना पड़ता था पब्लिशरों के पास। अभी अमेजोन पे आप सिर्फ 10 मिनट में अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो सिर्फ, और 70% रॉयल्टी आपको वो क्रेडिट करते हैं मैम। अरे वाह। तो मतलब हाँ, हमारे लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है। अभी जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता था अब तक, जब तक 6 महीने पहले मुझे सर्वे से पता नहीं लगा था। तो अभी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, अभी ग्लोबलाइज हो गया सिस्टम, आपके टैलेंट को ग्लोबली देखा जा रहा है। आपके खुद आपकी एजुकेशन के जो वीडियो हम भी लोग सुनते हैं, वो यूट्यूब पे पैन इंडिया दुनिया देखता है, पैन वर्ल्ड देखता है। तो मतलब वहां के एनआरआई भी देखते हैं जो इंडियन लैंग्वेज समझ पाते हैं। तो मतलब अभी सिस्टम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो हमें उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस करना चाहिए। डिस्ट्रप्शन इतनी जल्दी आई है, चेंजेस आए हैं। अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल का स्कोप आ रहा है, जो पेट्रोलियम गाड़ियां खत्म हो जाएंगी जैसे व्हीकल है जो। सही बात है। तो मतलब एक रेडी वाला भी QR कोड डाल के बैठा है, पाव बेचने वाला भी, वो ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है फोन के स्कैन से। तो इस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो एम्पावर हो रही है टेक्नोलॉजी। तो हमें भी सोचना चाहिए, वो कंडीशनिंग खत्म करके अभी कमाने के सोर्स तो बहुत सारे हैं मैम। तो वो उन्हें गाइडेंस ही नहीं मिल पा रही है। उनके पोटेंशियल को कंडीशनिंग ना करें, हिडन पोटेंशियल बाहर निकाले। जैसे एक्सपर्ट जो थेरेपी देते हैं, उससे उनका हिडन पोटेंशियल बाहर निकलता है। उनका हेल्पिंग टूल है जो ब्रेन है, वो जो समझ ही नहीं पा रहे हैं ब्रेन को ट्रेन कैसे करना। आप जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो गाइडेंस ही नहीं ले पा रहे हैं, उनसे उनका बेनिफिट नहीं ले। एक उसको बस्ता दिलाना, बैग बुक्स डालने वाला, वो पूरी खोजते हैं, सर्वे करते हैं, वो किताबें, वो सबसे बड़ा हेल्पिंग टूल उन्हें पता नहीं है। वो फोकस कराने वाला ब्रेन है, वो फोकस कराने के लिए उन्हें एक्सपर्ट काउंसलिंग की जरूरत है, टिप्स एंड स्ट्रेटजी की जरूरत है। वो मैडम जैसे एक्सपर्ट उनके पास बैठे हैं, वो बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे हैं। सही बात है। उन्हें सोचना चाहिए, कोई भी है, उन्हें ओपन सोर्स में अवेलेबल है। आप जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, कहीं भी जाके वो अपनी काउंसलिंग करे, सही विजन चूज करे, चुनाव सही करे। अगर दिशा सही होगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हर्डल्स ही हर्डल दिखेंगे उन्हें लाइफ में। सही बात है। आपने जो बोला, इससे मैं यहाँ पे एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट आया था, जिसको मैंने बहुत साल पहले एक काउंसलिंग सेशन दी थी, सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन दी थी। एंड ही वाज अ विक्टिम ऑफ पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे कि उनके लाइफ में कुछ घटना ऐसे हुई थी जो बहुत ही दर्दनाक था, तो उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी सही तौर से नहीं गुजार सकते थे, वो सो नहीं सकते थे रात को। तो 2.5 साल तक वो नहीं सो पाए, और उसके बाद मेरे पास आए। हमने एक सेशन में वो पूरा सा क्लियर कर दिया जो भी चीज था, और वो दूसरे दिन सवेरे मुझे बताया कि मैम आज मैं सुकून का नींद सो के आया, उठा हो।
पहली बार 2.5 साल के बाद। तो मेरा प्रश्न ये रहा कि भाई तू अगर 2.5 साल पहले आया होता तो इतना तेरा समय नहीं गवाता और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पे जो हुआ है हार्म वो नहीं होता। तो लोग ये नहीं समझते कि कितना भी मुश्किल तकलीफ क्यों ना हो, जो पास्ट में था उसको हम छोड़ सकते हैं और हम नया दिशा की ओर जा सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ हुआ था करीब 5 या 7 साल पहले, और अब वो 2 दिन पहले उनके वाइफ के साथ लेके आए, उनकी वाइफ को लेके आए और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो इनके जैसा सिमिलर था। तो उनका भी 2014 से चल रहा था। अब देखो आप 2014 से लेके 2021, हाउ मेनी इयर्स यू हैव वेस्टेड ऑन थिंकिंग नेगेटिव एंड बीइंग इन दैट डिप्रेस्ड स्टेट, राइट? और द थिंग वाज वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही कोई अपना प्रॉब्लम्स फ्रेंड से या दोस्त से शेयर करना चाहते हैं तो वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस देते हैं, जो जरूरी नहीं है कि सही हो। और सेकेंडली उनको क्रिटिसाइज करते हैं या उनको जज करते हैं, तो जो पर्सन है वो भी कंफर्टेबल नहीं रहता। सो ये सब चीजों में आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। जब हम बोलते हैं काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ाई की है इसकी, हमारे पास एक्सपीरियंस है इतने साल का, और तो हम जो प्रॉब्लम है उसको जिस तरह से देखेंगे वैसे आप नहीं देख पाएंगे, इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। हाँ, छोटे मोटे चीज है जो आपको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर कोई क्रोनिक मतलब 6 महीने से ज्यादा अगर आपको कोई चीज इफेक्ट कर रही हो तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। ये तो लाइफ मैनेजमेंट की बातें आ जाती हैं, जो एक प्राइमरी लेवल पे अगर वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाके टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट एडवाइस बनती है, उनको लेनी चाहिए। उनकी शरीर के लिए भी ठीक है, आगे करियर के लिए, बच्चों के लिए, पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है अगर एक बंदा कहीं ना कहीं डिसऑर्डर पे चला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे तरुण जी एक जो 5 क्वेश्चन है, मेरा बेटा भी जो है वो टीनेजर है, तो मैंने उससे ऐसे ही कहा कि मुझे ना एक 5 क्वेश्चन पूछो आप जो आपको ट्रबल करती है एज अ यंग पर्सन। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हैं कि जो उसके भी दिमाग में ऐसे आते रहता है, तो इसमें हम क्या करें। तो एक क्वेश्चन जो है कि आम आई गुड इनफ, क्या मैं अच्छा हूँ? हर बंदा अच्छा है मैम। एक्चुअल में क्या है, जो हर बंदा अच्छा है जिसको अपने सोसाइटी के सही रोल पता है, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, उसे अपने रोल ही नहीं पता है। 18 साल तक तो उसका वोट ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसको अपनी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है। तो अभी तो उसका ये सवाल, हाँ वो बच्चा कैसा है, घर में उसके माता पिता के प्रति क्या देते हुए, या अपने टीनेजर जो वहां स्कूल में जाता है जहां सोशली विचरता है। एक्चुअल में हम तो खुद कहते हैं पहले स्कूल में बच्चा सोशल होना सीख रहा है, लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग तो बाद में लेता है, सब्जेक्ट की लर्निंग तो बाद में ले रहा है, पहले तो वो सोशल होना सीख रहा है। तो वो सोशल उसे पता नहीं है। बच्चे जो जिस कंडीशनिंग में, सर्कमस्टांसिस में बच्चे आए हैं उसके आसपास, किसी का माहौल टाइट है, माता पिता डांटते भी हैं, किसी को प्यार से, तो उस हिसाब से बच्चे का नेचर बनता जाता है वो धीरे धीरे। तो वो अगर कड़वा स्वभाव किसी बच्चे का है तो वो उसे कड़वे तरीके से ट्रीट करेगा, उसे लगेगा कहीं मेरे में कमी है। तो ये पहले उसे श्योर कराना पड़ेगा भी उसकी जो वो कैसा है, वो कैसा बनता है, जैसे वो एनवायरनमेंट में रह रहा है वो चीजें सीख रहा है, क्योंकि ब्रेन का जो कंट्रोल स्विच है वो चीजों को निरंतर रजिस्टर कर रहा है। राइट। तो हम सोते वक्त भी हमारा ब्रेन नहीं सोता, जैसे हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, मतलब ब्रेन हमारा ऑटो रजिस्टर कर रहा है चीजों को। उसे इस चीजों की चीजें बतानी पड़ेंगी भी उसके। तो आप ये बताइए ना कि जो वो ऑटो डिस्टिलिंग होता है, वो जो एक्सपीरियंसेस देखते हैं, हमारा दिमाग जो है वो विजुअल इनपुट्स को बहुत मानते हैं और बहुत लेता है, यानी 80% ऑफ जो स्टोरेज होता है वो विजुअल होता है। ठीक है, तो वो जो उसके बारे में अगर आप थोड़ा और बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कैसे वो हमने जो इमेजेस दी है बचपन का, जो एनवायरनमेंट है और जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया, तो उसका असर बच्चे के जो छवि है
इसके ऊपर क्या होता है? तो इसीलिए मैम जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जैसे बड़े बड़े लाइफ कोच रहे हैं, हमारे मोटिवेशन स्पीकर रहे हैं, तो उन्होंने जो किताबें हम बाहर से हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस किताबों का एक रेफरेंस दिया था, वो कहीं ना कहीं भगवत गीता थी, जो कृष्ण जी ने भगवत गीता में लाइफ मैनुअल बताया है। जैसे एक एसी को चलाने का एक रिमोट होता है, उसका मैनुअल बुक साथ में मिलती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ऐसी भगवत गीता में हर बंदे के इमोशन की प्रॉपर पूरा हर पार्ट अध्याय लिख रखे हैं। वो किस कंडीशनिंग में वाइफ के साथ कैसे रिएक्ट करता है, अपनी सुपीरियर फील कराने में कैसे रिएक्ट करता है, सबॉर्डिनेट के साथ, बच्चों के साथ, वो सारी फीलिंग्स कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो सारी बता रखी है। तो बच्चों को हम एकदम से सारी चीजों का ज्ञान, वो ही कह रहा हूँ ना, वो कैसा है, वो 18 साल बाद उसका बोर्ड बनता है, मतलब वो सिटीजन सही है या नहीं है, उसके बाद ही डिसाइड होता है। अभी वो बच्चा कैसा है वो हम बता सकते हैं, बच्चा कैसा है उसे हमें डिसिप्लिन बताना पड़ेगा। बेटा ये हमने ये एक मैनुअल चार्ट बना दिया आपका, इतने बजे आपने उठना है, जो डिसिप्लिन की बातें हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन लेना क्यों जरूरी है, उसे पर्पज ऑफ लाइफ बताना पड़ेगा। अगर उसने लाइफ में अपनी एग्जिस्टेंस लेनी है सोसाइटी में, उसने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो कहीं ना कहीं छोटे से सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो डिसिप्लिन लाइफ है। अगर हम आज जापान की बात करें, टोयोटा की बात करें, आज जो अमेरिका को अपने प्रोडक्ट पे नाज है, यूएसए को, वो आज भी जापान का प्रोडक्ट यूज करता है। तो जापान में क्या था ऐसा, वो लॉयल्टी थी, रिस्पेक्टेड मैम। लॉयल्टी कैसे बनी, वो लॉयल्टी कैसे बनी मैम, 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था। तो राइट, तो उन्होंने सिलेंडर तो कर दिया मैम, अमेरिका आगे सिलेंडर कर दिया। तो उसके बाद सारी मैन पावर है जो उन्होंने कहा डिफेंस हम देंगे, अमेरिका ने कहा आपको कोई डिफेंस रखने की जरूरत नहीं है, डिफेंस हम देंगे। जापान की सारी जो मिलिट्री की मैन पावर है वो प्रोडक्शन हाउसों में चलेगी। तो मिलिट्री में एक ही चीज सिखाई जाती है, वो है डिसिप्लिन। तो वो आज हम सारे, आप एक कैलकुलेटर से लेकर जापान की चीज यूज करते हैं, सारे मेजरमेंट की चीजें हैं जो जापान की यूज करते हैं, वो डिफेक्ट फ्री है मैम। डिफेक्ट फ्री आइटम्स बनी इसलिए है, उनके पास मैन पावर मिलिट्री की थी, डिसिप्लिन मैन पावर थी। डिसिप्लिन की ताकत बहुत बड़ी है। अगर हम बच्चे को वो डिसिप्लिन सिखा दें, उसको उठने का टाइम बता दें, उसे ब्रश करने का टाइम बता दें, वो डिसिप्लिन में अगर हम उसे बांधना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना सिखा दें, उसे लगता है बाउंडेशन, वो रेजिस्टेंस मानता है, इसे रुकावट, बंदिशें मानता है। उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा ये बंदिशें नहीं है, ये एक दरवाजा है, उसकी लाइफ डोर, ड्रीमों का खोलने का, सपनों को दरवाजा है, यहां से खुल के जाता है। उसे ये चीजें बता नहीं पा रहा है कोई, समझा नहीं पा रहा है, वो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रही है, क्योंकि हम करते हैं फोर्स से नहीं, वो रेजिस्टेंस देगा। तो ये तो ब्रेन है, ये तो स्ट्रेटजी से हैंडल होगा मैम, तो वो स्ट्रेटजी से हैंडल ही कर सकते हैं हम। राइट, अमेरिकन केस स्टडी था मैम, 5 साल का बच्चा है, उसकी माँ कहती है बेटा तू रोटी खा रहा है, तू रोटी खा रहा है, तुम्हें बाहर पापा का स्कूटर में गमाने लेके जाएंगे, तू रोटी खा। वो मना कर देता है, फिर उसे कहते हैं बेटा तू रोटी खा रहा है, उसकी मदर कहती है खाना खा रहा है, तुझे अंदर कमरे में बंद कर दूं, ना घूमने देना ना कहीं बाहर जाने देना, खाना खा रहा है। उसे डराया, उसने मना कर दिया। फिर उसे हमारे जैसे एक्सपर्ट कुछ एडवाइस देते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट जो एडवाइस देते हैं उन्हें, वो कहते हैं बेटा तू फूल गोभी खाना पसंद करेगा, भिंडी खाना पसंद करेगा, शिमला मिर्च खानी पसंद करेगा। वो कहता माँ मैं शिमला मिर्च खानी पसंद करूँ, वो खा भी लेता है। वो घर में बनी हुई शिमला मिर्च होती है, वो माँ को भी पता है इसे पसंद है। तो वो कहने का नजरिया चेंज हो गया, उसे भी हाँ जी तरीका चेंज हो गया। ब्रेन बाय बर्थ 90% आपको पता है डेवलप हो जाता है। वो इतना बच्चा भी समझता है उसे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर हम फोर्सली करते हैं तो रेजिस्टेंस देता है, उसे वो पैटर्न में लेके आना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, वो पैटर्न में, वो डिसिप्लिन चार्ट में लेके आना पड़ेगा। आप जैसे एक्सपर्ट जैसे वो एक मैनुअल सेट करते हैं, वो इंडेक्स में लेके आना पड़ेगा। वो फिर अगर पैटर्न में रहा, 1 सप्ताह रहा, वो पैटर्न में उसे एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। जैसे आप साइको इनका टेस्ट करते हो साइकोमेट्रिक, तो वो पैटर्न में अगर वो आ जाता है तो हम बता सकते हैं बेटा अभी तू सही दिशा पे है, तू अच्छा बच्चा है।
सही बात है। तो हम यही बोलते हैं कि कभी कभी क्या है ना, एक तरीका जो एक बच्चे के लिए चलता है वो तरीका दूसरे बच्चे के लिए चलना जरूरी नहीं है, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनालिटी स्टाइल्स। सो हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि हर बच्चा अलग है। आप एक ही तरीके से सबको ट्रीट करोगे तो वो नहीं मानेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने बोला स्ट्रैटेजी से जो उसको पसंद है वो पता है, वो भाषा का व्यापार आई मीन यूज हमको करना है। तो जब हम वो जो बात करते हैं और उनका जो लैंग्वेज ऑफ लव है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको अगर हम समझेंगे तो ही हम कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स ला पाएंगे। तो हर बच्चे का एक कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है, उसका पर्सनालिटी स्टाइल होता है। जैसे कि एक बच्चा है मेरे पास आया, वो एकदम फीलर है। फीलर बोलेगा तो बहुत भावुक है, उसको लोगों की जरूरत है, वाहवाही की जरूरत है, उसको कोई ऐसा टच करके बोलेगा तो उसको अच्छा लगता है। और उसकी जो माँ है वो थिंकर है, थिंकर बोलेगा तो उनको टच पसंद नहीं है, थोड़ा दूर ही रहते हैं, जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं और 1 2 3 में बोलते हैं। आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। वो एकदम रूटीन वाले हैं। अब ये बंदा रूटीन वाला नहीं है, बट बचपन से उसको सिखाया गया, इसीलिए वो रूटीन कर रहा है। पर रूटीन करते 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 ये बंदा काफी क्रिएटिव है, तो उसको वो एक सफोकेशन लगती है। सो वो सफोकेशन के वजह से वो अभी इतना मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसको इसमें से बाहर निकालना है। तो जब आपके पास इस तरह का बच्चा होता है और आप सिस्टम में विश्वास करते हो, तो आपको ये भी समझना है थोड़े दिन के लिए उसको चीट करने देना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, डाइटिंग में भी चीट डे होता है जहां पे आप जो खा सकते हो। तो एक दिन में नो रूटीन, जो करना है करो, आपको जहां जाना है जाओ, क्योंकि हमारी जो एंटरटेनमेंट की टैंक है ना, उसको भी थोड़ा सा भरना है। तो ये बच्चे को सवेरे उठ के क्लास जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, फिर आके बैठ जाना है। तो ये रूटीन के अलावा और कुछ वो करता नहीं है। वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहा है, मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली। तो उसकी जो मेंटल क्रिएटिविटी, उसकी जो मेंटल एक्सरसाइज चाहिए, वो नहीं मिल रही है उसको। उसकी क्रिएट और वो इतना बंदा इतना मस्त है कि वो आप उसको कुछ बोलेंगे ना तो वो इतना ड्रामा के साथ उसको एनैक्ट करेगा ना कि देख के मजा आ जाता है। मतलब वो ड्रामा उसके अंदर कूट कूट के भरा है। तो इसमें मैम क्या है, ये पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी टिप्स है। सिंपली है, हर बंदे का एक कनेक्टर होता है जिससे वो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, अत्यंत डिलाइट होने वाला। तो वो कनेक्टर उसका पकड़ना पड़ेगा। वो फील गुड हार्मोन। हाँ, हार्मोन है वो मे भी वो गुब्बारों देख के गुब्बारों से हो रहा, मे भी वो उसका फेवरेट खिलौने से हो रहा, टॉय से हो रहा, मे भी वो घूमने से, स्कूटर की हाँ, सही बात है आप जो बोल रहे हैं। ये बंदे को सचमुच में बाइक चलाना बहुत पसंद है। उससे उसको ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, तो जो उसको वो कनेक्टर है वो पकड़ के उसे डिलाइट कराए, वो बढ़िया फील करेगा और ब्रेन भी अच्छा परफॉर्म करेगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये जो कनेक्टर्स आप बोले ना, बहुत अच्छा वर्ड बोले आप। ये जो कनेक्टर्स टू रिलीज द डोपामाइन जो है, फील गुड फैक्टर है, उसको कैसे रिलीज करने का और हर एक का डोपामाइन कनेक्टर कौन सा है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। ये तो पेरेंट्स जो साथ में रह रहे हैं ना, अगर कोई रह रहा है थोड़ा टाइम, 6 महीने साल में, पता लग जाता है मैम, वो रिएक्शन से पता लग जाता है। पता तब लगता है जब आपको इच्छा होती है हाँ, पता करने की। हाँ, वो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, वो ड्यूटी निभानी पड़ेगी उन्हें। वो ड्यूटी निभानी पड़ेगी, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपके कंपनी में प्रोजेक्ट होता है, उसी तरह से आपके बेटे का प्रोजेक्ट बनाओ, बेटी का प्रोजेक्ट बनाओ और उनको स्टडी करो। जितना आप उनको स्टडी करोगे उतना आप उनके पास जा पाएंगे, उनकी जरूरतों को आप फुलफिल कर पाएंगे और उनको समझ पाएंगे। सो मुझे लगता है आज काफी हमने अच्छे बातें की और हम इसको आगे जरूर लेके जाएंगे। और जो भी प्रश्न है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास आप जरूर भेजिए और हम जितना हो सके उतना आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप हमें देखते रहिए और आपको जो बोलना है बोलिए। श्योर, बिल्कुल, है ना। सो तरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये हम जो काम कर रहे हैं।
भगवान की इच्छा से हमारी शुरुआत हुई है और हम चाहते हैं कि हम 1 बिलियन लोगों तक पहुंचे और आपके मदद के बिना ये हो नहीं सकता। सो दिल से धन्यवाद। सौभाग्य मेरा, सौभाग्य।